ओके सो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई करेंगे L11 कंसेप्ट ऑफ फोटोन। देखो याद है लास्ट सेशन हम लोगों ने लास्ट सेशन में थोड़ा एक प्रॉब्लम हुआ था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, वो जो लास्ट फॉर्मूला था ना, वहाँ पे m बाहर लिख देना, वो थोड़ा रह गया था, तो वो एक बार देख लेंगे। ओके कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लास्ट सेशन तक आप लोगों ने नील्स बोर के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर दिया। उससे रेडियस का कैलकुलेशन निकाला, वेलोसिटी का कैलकुलेशन निकाला, एनर्जी का कैलकुलेशन निकाला, ये सब आपने निकाल दिया। अब देखो जब बोहर आया ना, तो बोहर से पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मैक्स प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने क्या किया, ये जो मैक्स प्लांक थे ना, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया। देखो मैं बताता हूं एक चीज आपको। नील्स बोर को भी नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन एटम का एक मॉडल बना के दिखाया कि भाई रेडियस इतना होगा, उसका वेलोसिटी इतना होगा, एनर्जी इतना होगा, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। वो सारी चीज उन्होंने समझाई, उसकी वजह से उनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। पर जब बोहर आए, उनसे पहले, जब बोहर आए ना, उनसे पहले मैक्स प्लांक थे। मैक्स प्लांक ने एक कंसेप्ट दिया था बच्चों, वो था कंसेप्ट ऑफ फोटोन। ये फोटोन का कंसेप्ट क्या है, देखो समझो बहुत ध्यान से। एक्चुअली मैक्स प्लांक के टाइम पे ही डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक इन्वेंशन कर रहे थे। मतलब यहाँ से बहुत डिफरेंट डायलेमास निकल के आते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पूरा हिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, तो वहां से इतने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है कि पूछो मत। हमें क्या करना है, हमें उतना पढ़ना है जितना हमें एनसीईआरटी पढ़ा रही है, जितना हमें गवर्नमेंट ने सिलेबस दिया है, उतना एक बार शांति से पढ़ लो और अच्छे से समझ लो। देखो मैक्स प्लांक ने क्या बताया था, थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूं। मैक्स प्लांक ने बताया कि जो सन होता है, वो सन से जो एनर्जी निकल के आती है, सन से जो एनर्जी निकल के आती है, वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं आती, वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। ये मैक्स प्लांक ने समझाया। ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। एनर्जी कैसे आती है, छोटे छोटे पैकेट्स में। वो आप सब जानते हो कि सन आपको एनर्जी देता है। अर्थ को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी सन देता है। पर जो सन से जो एनर्जी निकल के आती है, मैक्स प्लांक बता रहे थे, वो एनर्जी छोटे छोटे पैकेट के टर्म्स में आती है। एंड दैट एनर्जी पैकेट्स, स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स are known as फोटॉन। मैक्स प्लांक ने यह भी बताया कि जो सन रेज होते हैं, वो एक किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ये चीज भी उन्होंने बताया। उन्होंने क्या बताया, देखो बहुत शांति से, एकदम शांति से देखो, हैंड्स फ्री लगा लो, थोड़ा इको क्रिएट हो रहा होगा, आप लोग बहुत डिफिकल्टी से भी पढ़ाई कर रहे होंगे, वो सब मैं जानता हूं। पर बहुत आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शांति से देखो, बहुत मजा आएगा। मैक्स प्लांक ने क्या बताया, सन से जो एनर्जी निकल के आती है, वो एनर्जी बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में आती है। एंड वो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट, उसे क्या बोला उन्होंने, फोटॉन। दूसरी चीज मैक्स प्लांक ने क्या बताई, मैक्स प्लांक ने बताया कि सनरेज एग्जैक्टली लाइट है ना, मतलब कि जो लाइट होती है ना, वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो चीज उन्होंने बताई। अब ये दोनों इन्वेंशन उन्होंने समझाया, वर्ल्ड को बताया। उन्होंने एक चीज बताया कि ये फोटोन का एनर्जी, बहुत काम के पॉइंट्स पे मैं आपको डिस्कस कराऊंगा सिर्फ। ये जो फोटोन का एनर्जी होगा,
एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो मान लीजिए होगा E। वो किस पे डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी f पे। वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी f पे वो डिपेंड करेगा कि आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। देखो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ये फ्रीक्वेंसी का जो कंसेप्ट है ना वो एक्चुअली क्या होता है। मान लीजिए कोई वेव्स ऐसे जा रहा है, सही है, कोई वेव्स ऐसे जा रहा है, कोई वेव्स ऐसे जा रहा है। तीन किस्म के मैंने आपको वेव बताया। अब एक सेकंड में एक स्मॉल पार्ट में से कितने वेव्स पास हो गए उसे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो आप देख के बता सकते हो ना इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, इस वेव का फ्रीक्वेंसी हाई होगा, इसका मतलब ये हुआ इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो इसके फोटॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी कंपेयर टू वेव 1। ये जो वेव 1 है, ये जो वेव 2 है, ये जो वेव 3 है, वेव 3 के फोटॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी किसके कंपेयर में? वेव 1 के। कैसे मालूम पड़ा? फ्रीक्वेंसी के बेस पर से। सही है। अभी उन्होंने क्या किया, प्लांक जी ने यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाला, खुद का कांस्टेंट बना के लगा दिया। सही है। यहां पे आएगा इनटू एफ, h इनटू एफ। ओके ठीक है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। मैंने आगे के एक सेशन में आपको ये चीज पढ़ाई थी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। उनके पूरे थीसिस में नहीं आना, बहुत जो काम का फॉर्मूला है वो डिराइव करना है, वो डिराइव कर रहा था। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब देखो ध्यान से 1 अपॉन टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड, सो 1 अपॉन सेकंड। इसका मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। अब h क्या था? h था उनका प्लांक कांस्टेंट जिसका वैल्यू लिखा था 6.626 10 टू द पावर -34। आप देखो नील्स बोर ने उनके सारे कैलकुलेशन में इसका यूज ऑलरेडी किया हुआ है। किया है कि नहीं किया है? तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि मैक्स प्लांक तो नील्स बोर के पहले आए। तो आपको क्वेश्चन हो रहा होगा ना सर अभी लेक्चर क्यों पढ़ा रहे, ताकि आपको समझ में आए कि वो जो h यूज हो रहा था ना वो h कहां से आया। पहले वो समझाना कि h आ गया है, अब देखो यूज करना है, उससे अच्छा रहता है h देखा, h का यूज किया, अब देखो कहां से आया। h का मीनिंग हुआ 6.626 10 टू द पावर -34। अभी आप यहां से अगर h का फार्मूला बनाओगे तो वो बनेगा E डिवाइड बाय f, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। चलो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों। 1 अपॉन f का यूनिट क्या होगा? 1 अपॉन f का यूनिट होगा सेकंड। f का यूनिट होता है 1 अपॉन सेकंड, तो 1 अपॉन f का यूनिट होगा सेकंड। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट होता है सेकंड, सो जूल इनटू सेकंड। ये यूनिट हो गया प्लांक कांस्टेंट का। बहुत ज्यादा बच्चे ना ये सारी चीज समझते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट होती है कि सर ये कहां से आया, क्यों निकाल के लाए। अब अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की ना वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 1 फोटोन। ये सारी डिस्कशन मेरे प्यारे दोस्तों किसके लिए थी? सिर्फ और सिर्फ एक ही फोटोन के लिए। मान लीजिए कि अगर आपको ज्यादा फोटोन दिए गए, इफ n number of photons are there, दोस्तों मान लीजिए कि अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए गए हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? n NHF बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, E NHF। ये फॉर्मूला के लिए मैक्स प्लांक को नोबेल प्राइज दिया गया। ये फॉर्मूला के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। आप लोग सोच रहे होंगे इतना इजी फॉर्मूला बनाया, नोबेल प्राइज कैसे
मिला होगा। ये इजी नहीं है एग्जैक्टली, आप अगर इसका पूरा थ्योरी पढ़ने जाओगे ना तो पागल हो जाओगे कैसे निकाला, पर आपको वो पागल होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत इजीली समझा रही है, बुक को फॉलो करो, दैट्स इट, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप जैसे जानते हो कि c का वैल्यू होता है लैम्बडा बाय t, याद है ना, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, t मतलब टाइम पीरियड। तो 1 आप ऐसा भी इसको थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो क्या आप ऐसा नहीं लिख पाओगे c into लैम्बडा into f, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को फार्मूला का सब्जेक्ट बनाया तो लैम्बडा इज इक्वल टू बनेगा c बाय f इज इक्वल टू बनेगा c अपॉन लैम्बडा। ये वैल्यू यहां पे रख दो तो e का नया फार्मूला यहां पे निकल के आता है nhc अपॉन लैम्बडा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आप पूरी एनसीईआरटी निकालोगे ना तो एनसीईआरटी से इस फार्मूला के बेस पे से आपको करीबन 11 न्यूमेरिक्स देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी में इस फार्मूला के बेस पर से आपको करीबन 11 न्यूमेरिक देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक दो टाइप के न्यूमेरिक यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी के बचे हुए न्यूमेरिक को आप ट्राई करो। अगर आपको डिफिकल्टीज फेस हो रही है ना तो आप मुझे एक बार बताओ, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा उसके केस में, एंड यू डेफिनेटली विल सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। क्लियर, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। करना कुछ नहीं है, शांति से कंसेप्ट को समझो, दिमाग में गया, स्क्रीनशॉट निकालो। दूसरा टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं वो होगा इसके बेस पर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ओके, तो अभी सेकंड हाफ ऑफ द लेक्चर में आपको शुरुआत करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो अभी जो बता रहा हूँ ना वो दिमाग में बिठाना एक बार बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। अभी कल गवर्नमेंट ने रूल दिया कि चाइनीज ऐप बैन कर रहे हैं, पर यहाँ पर उसके हिसाब से याद होगा तो ध्यान रखना कुछ ऐसा है। रेडियो लाओ एमआई का, उसमें वीयू म्यूजिक चालू करो, उसमें क्या चालू करो, रेडियो लाओ एमआई का वीयू म्यूजिक चालू करो, उसके अंदर बजाओ एक्स गामा कॉस्मिक बजाओ। याद रहेगा ये ट्रिक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद रखने की ट्रिक है। क्या लाओ, रेडियो लाओ एमआई का, लाना मत, कभी लाना मत। रेडियो लाओ एमआई का वीयू म्यूजिक लगाओ, वीयू म्यूजिक भी मत लगाओ। एक्स गामा कॉस्मिक चालू करो, उसमें ये म्यूजिक का नाम है, देखो उसको लिखना है। सबसे पहले आएगा रेडियो वेव, उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, उसके बाद आएगा विजिबल रेज, उसके बाद आएगा अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आएगा एक्स रेज, उसके बाद आएगा गामा रेज, उसके बाद आएगा कॉस्मिक रेज। जैसे जैसे नीचे जाओगे ना लैम्बडा का वैल्यू घटता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे लैम्बडा का वैल्यू घटता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे लैम्बडा का वैल्यू कम होता जाएगा एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एंड जब एनर्जी का वैल्यू बढ़ता है ना तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। हम लोग तो सिर्फ यही देख पाते हैं जो होगा 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, इतना हम लोग देख पाएंगे। मतलब इतने वेवलेंथ वाले वेव्स को ही हम लोग देख पाते हैं। कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इससे ज्यादा वेवलेंथ वाले भी देख सकते हैं, इससे कम वेवलेंथ वाला भी देख सकते हैं, पर
वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर याद रखना, जैसे नीचे जाओगे वेवलेंथ कम होता जाएगा, वेवलेंथ इज डिक्रीज्ड। अगर वेवलेंथ कम होगा तो जैसे आगे आप पढ़ के आए इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा या फिर nhc अपॉन लैम्डा। जैसे लैम्डा बढ़ेगा ई कम होगा, लैम्डा घटेगा ई बढ़ेगा, ये पढ़ के आए, सही है ना। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हुआ तो एनर्जी इंक्रीज होगा। मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे ना एनर्जी बढ़ता जाएगा, रेज का एनर्जी ज्यादा होता जाएगा, वेवलेंथ कम होता जाएगा। अब ध्यान से देखो, रेडियो वेव कहां से मिलते हैं? तो रेडियो कम्युनिकेशन में। वो हमारे लिए उतने हार्मफुल नहीं है क्योंकि इसके लिए लैम्डा बहुत ज्यादा होता है, इसका एनर्जी बहुत कम होता है, तो वो हमें इतना हार्म नहीं कर पाता। ये कहां से दूसरा कहां से आएगा? तो सुनामी, दूसरा आएगा अर्थक्वेक, ये सब जगह से रेडियो वेव निकलते हैं, वो हमारे लिए उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव में आएगा वो मोबाइल रेडिएशन, वो भी हमारे लिए उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं होता क्योंकि उसके केस में भी लैम्डा बहुत हाई होता है। उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मतलब लाइट सोर्स, क्लियर। उसके बाद आएगा अल्ट्रावायलेट, जैसे आप जानते हो कई बार वायरस को किल करने के लिए यूवी लाइट्स लगाई जाती है, तो यूवी लाइट से होता क्या है? यूवी लाइट्स जिसका वेवलेंथ कम होता है, एनर्जी बहुत हाई होता है, वो वायरस के आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ये अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आएगा एक्सरेज, एक्सरेज बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। अगर आप एक्सरे के सामने बहुत लॉन्ग टर्म रहो तो यहाँ पर आपका WBC वाइट ब्लड सेल काउंट डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सरेज आपके WBC को डैमेज करता है। उसके बाद आएगा गामा रेस, जो न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलता है, वो तो आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे आप जानते हो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब डाला गया था, उसमें से जो गामा रेस निकले थे, वो गामा रेस से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद आते हैं कॉस्मिक रेस, जो सन कोर से निकलता है, जो सूर्य है ना हमारा, उसके बिल्कुल बीच में से जो रेज निकल के आते हैं उसे बोला जाता है कॉस्मिक रेज। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया रिसर्च लगाई है हमारे सबसे प्यारे साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने। गूगल पे जाके एक बार सर्च करना, बहुत ज्यादा इसके में आपको न्यूज मिलेगा। वो कॉस्मोलॉजी के एग्जैक्टली फादर है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, ये सबकी एनर्जी यही होगी, एनर्जी अपॉन लैम्डा। लैम्डा बढ़ा, एनर्जी कम हुआ। कम एनर्जी वाला रेडिएशन हमारे लिए उतना नुकसानकारक नहीं होता जितना नुकसानकारक हमारे लिए हाई एनर्जी वाला रेडिएशन होता है। तो ये चीज याद रखो। एक एनिमेशन मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में दिए हुए हैं, पर एग्जैक्टली शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया ना, तो अब भी तो आई एम श्योर नाउ यू आर क्लियर विद मैग्नेटिक वेव्स। याद क्या करना, रेडियो लाओ, एमआई का व्यू म्यूजिक लगाओ, एक्स गामा कॉस्मिक का म्यूजिक बजाओ, बस बात खत्म। अब जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो कई सारे बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करते हैं। वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी क्वेश्चन आए ना केमिस्ट्री में, सबसे पहला काम क्या करो, देखो यहाँ पर बोलो क्या मैक्सिमम क्या चेंज कर सकते हैं। आपको कोई तीन चीज तो देनी पड़ेगी ना, या तो फिर प्रोटॉन्स का नंबर, C का वैल्यू नोन है, H का वैल्यू नोन है, H का वैल्यू नोन है, C का वैल्यू नोन है, या फिर आपको लैम्डा फाइंड करना होगा, या फिर E फाइंड करना होगा, या फिर लैम्डा को प्रीवियस कोई न्यूमेरिक के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो करना कुछ नहीं बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन का पढ़ाई करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका डेटा है ना, वो डेटा लिखो। डेटा लिखने के बाद सोचो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे। जब तक न्यूमेरिक खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक कभी समझ में नहीं आएगा। सही है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो।